नमस्कार, मैं भावना त्रिपाठी। उम्र बढ़ने के साथ आंखों की समस्या लगभग हर शख्स को होती है। अगर इलाज समय से ना मिले तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। जरूरत है इन समस्याओं के प्रति और जागरूक होने की। आज हम आंखों की एक ऐसी सर्जरी के बारे में बात करेंगे जो लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं लेसिक सर्जरी के बारे में। ये एक ऐसी टेक्निक है जो चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंसेज को हटाने में मदद कर सकती है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लेसिक सर्जरी क्या है, इसके फायदे क्या हैं और ये किस प्रकार से आपकी आंखों की रोशनी को सुधार सकती है। हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं जाने माने ऑप्थेमोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर मिधा। डॉक्टर अंकुर इज द चीफ कंसल्टेंट कैटरेक्ट कॉर्निया एंटीरियर सेगमेंट एंड ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन एट द जे आई सेंटर। Dr. Mayank Agrawal. Dr. Mayank is practicing in Jindal Eye Hospital, Jaipur, senior ophthalmologist practicing phaco-refractive surgeries since last 23 years. Dr. Virendra Agrawal. Dr. Virendra is medical director and chief consultant, Dr. Virendra Laser and Phaco Surgery Center, Jaipur. Dr. Mukesh Sharma, MBBS, SMS, MC, Jaipur, MD, AIMS, New Delhi, DNB, MNAMS, FICO, Medical Director, Center for Sight, Jaipur, Vice President, Jaipur Ophthalmological Society. Dr. Sandeep Vijay. Dr. Sandeep is President-elect Rajasthan Ophthalmological Society, Senior Ophthalmologist with an area of interest in cataract and refractive surgery, glaucoma. आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। डॉक्टर अंकुर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि लेसिक करवाने की सही उम्र क्या है? क्या इसे 40 साल की उम्र के बाद भी करवाया जा सकता है और ये कितना सेफ है? लेसिक एक ऐसा प्रोसीजर है जो आई की जो आगे की भाग होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं, वहाँ पर लेज़र द्वारा किया जाता है। इसमें जो टिश्यू है उसको हम बर्न करते हैं या कट करते हैं, जिससे जो चश्मा है उसको हटाने में हेल्प मिलती है। ये जो प्रोसीजर है ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर्स हैं। आफ्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ स्पेक्टिकल पावर हमें ये प्रोसीजर करने के लिए कुछ फिटनेस टेस्ट करने होते हैं और उसके बाद ये प्रोसीजर सेफ होते हैं। एट सर्टेन एज, जैसे कि एक मैच्योरिटी एज आ जाती है 21 के बाद, हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट की सर्जरी की जाए। ज़्यादातर हम लोग जो लेसिक किया जाता है वो मायोपिया करेक्शन के लिए किया जाता है, पर कुछ सॉफ्टवेयर्स में आजकल हाइपरमेट्रोपिया यानी प्लस के नंबर भी हटाने की सुविधा है। जो ये प्रोसीजर्स हैं ये परमानेंट नंबर हटाते हैं और ज़्यादातर ये जो प्रोसीजर्स हैं ये डिस्टेंस का नंबर हटाने के काम करते हैं। ये प्रोसीजर्स सेफ़ हैं, टाइम टेस्टेड हैं और पेशेंट के लिए बहुत फ्रेंडली हैं, अनलेस कि इसमें अपन जो कॉर्निया के टेस्ट हैं जैसे कि कॉर्नियल टोपोग्राफी, पैकीमेट्री। टोपोग्राफी से हम मतलब समझते हैं कि कॉर्निया की शेप किस तरह की है और पैकीमेट्री से हम उसकी थिकनेस यानी उसमें कितना टिश्यू अवेलेबल है जिसको एबिलेट करके हम चश्मे का नंबर हटा सकें, वो चेक करते हैं। अगर ये फिटनेस सही आती है तो ये आजकल टाइम टेस्टेड और सेफ प्रोसीजर्स हैं। जहाँ तक एज की बात है, कोई एज लिमिट नहीं है, बस उसकी कंडीशंस एक्सप्लेन करनी ज़रूरी है। जैसे कि आफ्टर 40 अगर हम प्रोसीजर करते हैं तो चश्मा जो दूर के लिए पेशेंट लगा रहा है वो हट जाता है, पर जो नंबर उसको नज़दीक में देखने के लिए धीरे धीरे प्रेस बायोपिया जिसको बोलते हैं वो आता है, तो वो चश्मा आपको लगाना पड़ता है। जो लोग एक्टिव लाइफ जीते हैं, जैसे स्पोर्ट्स खेलते हैं या जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, सर्जन्स हैं, जिनको दूर की नज़र की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, वो आज 40 के बाद भी सर्जरी कराते हैं और काफ़ी हैप्पी फील करते हैं क्योंकि उनकी फील्ड ऑफ विजन काफ़ी बढ़ जाती है। और दूसरा, उनको डिपेंडेंस हर समय चश्मे की ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर मयंक, लेसिक कौन करवा सकता है? लेसिक एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपके आँख के चश्मे का नंबर परमानेंटली रिमूव किया जाता है आँख की कॉर्निया को ट्रीट करके। लेसिक वो व्यक्ति करवा सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, जिनके चश्मे का नंबर पिछले 1 से 2 साल से स्टेबल हो और जिनकी कॉर्निया की प्री ऑपरेटिव टेस्टिंग जैसे कि कॉर्नियल टोपोग्राफी, पैकीमेट्री, ये सब लिमिट में हो, सही हो कि उनके ऊपर लेज़र फायर करके और सेफली
चश्मे का नंबर हटाया जा सके। इसमें ऑपरेशन से पहले आई के और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें आँख की कॉर्निया की जांच की जाती है, लेंस की जांच की जाती है, पर्दे की जांच की जाती है। क्योंकि लेसिक ज़्यादातर मायोपिया पेशेंट्स में किया जाता है, उन लोगों का पर्दा साधारणतया वीक पाया जाता है, तो लेसिक करने से पहले पर्दे की जांच बहुत आवश्यक है कि पर्दे में कहीं कोई वीक पॉइंट्स तो नहीं है, और अगर कोई वीक पॉइंट्स हैं तो उनको एक दूसरे ग्रीन लेज़र के द्वारा पहले ठीक किया जाता है, उसके बाद ही लेसिक कर सकते हैं। 18 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र का कोई भी व्यक्ति लेसिक के लिए एक एप्रोप्रिएट कैंडिडेट है, बशर्ते उसके आई के प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस जैसे टोपोग्राफी, कॉर्निया की संरचना कैसी है, पैकीमेट्री मतलब कॉर्निया की मोटाई, और बाकी आई का एग्जामिनेशन जैसे कि उसका लेंस और पर्दा, अगर ये बिल्कुल ठीक है तो वो व्यक्ति लेसिक करा सकता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज है कि उसका चश्मे का नंबर पिछले 1 से 2 साल तक एकदम स्टेबल रहना चाहिए। प्लस माइनस 0.25 0.5 एक वेरिएशन होता है, उसको अपन डिसरिगार्ड कर सकते हैं। मोर और लेस चश्मे के नंबर में 0.5 से ज़्यादा पिछले 2 सालों के अंदर अगर कोई चेंज नहीं है तो वो व्यक्ति लेसिक के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। इसके अंदर ऊपर के एज की कोई लिमिट नहीं है। लेसिक सिर्फ आपका दूर का नंबर हटाता है, तो इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग लेसिक करा सकते हैं। जब पेशेंट की उम्र 55-60 साल के आसपास हो जाती है तो उसमें साधारणतया कैटरेक्ट या मोतियाबिंद आता है, और आजकल मोतियाबिंद की सर्जरी हम जो है वो कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी की तरह करते हैं, तो उस मोतियाबिंद की सर्जरी करके भी हम चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 18 से 55 साल की एज के बीच के लोग लेसिक के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं, अगर उनकी आंख की संरचना ठीक हो तो। डॉक्टर वीरेंद्र, मेरा अगला सवाल आपसे है कि चश्मे का नंबर हटाने के लिए सबसे नई टेक्निक कौन सी है? चश्मा हटाने के लिए कई तरह के लेज़र उपलब्ध हैं। इसमें हम बात करें अगर तो 2 मेन लेज़र सिस्टम है, एक एक्जाइमर लेज़र होता है, एक फेम्टोसेकंड लेज़र होता है। अगर हम तरीकों की बात करें तो सरफेस एब्लेशन होता है, जिसमें कि हम एक्जाइमर लेज़र से कॉर्निया पर लेज़र करते हैं डायरेक्टली सतह पर। दूसरा तरीका होता है जिसमें हम कॉर्निया में एक फ्लैप बनाते हैं और फ्लैप के अंदर हम लेज़र करते हैं, इसे हम लेसिक बोलते हैं। और तीसरा जो अपन बात करिए कि एक दूसरा लेज़र होता है फेम्टो लेज़र, उससे हम काम करते हैं। फेम्टो लेज़र से हम कॉर्निया में फ्लैप भी बना सकते हैं और कॉर्निया में लेंटिक्यूल भी बना सकते हैं। अगर हम टेक्निक को डिसाइड करें तो टेक्निक 3 तरह की होती है, सरफेस एब्लेशन, लेसिक और लेंटिकुलर रिमूवल। लेसिक में हम फ्लैप को केरेटोम से बना सकते हैं या लेजर से बना सकते हैं। सरफेस एब्लेशन में डायरेक्ट एक्जाइमर लेजर करते हैं और फिर जो सरफेस है वो दोबारा उस पर ग्रो करती है। इसकी वजह से इसमें रिकवरी थोड़ी स्लो होती है, 2-3-4 दिन के लिए थोड़ा पेन रहता है, कुछ लोगों में हीलिंग हो सकता है, बट इसका एडवांटेज ये है कि ये थिन कॉर्निया में किया जा सकता है। लेसिक में हम केरेटोम से फ्लैप बनाएं या हम लेजर से फ्लैप बनाएं, दोनों ही कंडीशन में फ्लैप बनाने के बाद अंदर की सतह पर लेजर होता है। इस तरह के केसेज में हम रेजिडुअल स्ट्रोमल बेड थिकनेस यानी कि बचे हुए कॉर्निया की जो मोटाई है उससे सेफ्टी को डिसाइड करते हैं। अगर कॉर्निया थिन होते हैं तो हम सरफेस पे शिफ्ट होते हैं, कॉर्निया ठीक थिकनेस है, बाकी चीज़ें नॉर्मल है तो हम लेसिक कर सकते हैं। तीसरा तरीका है जिसमें हम लेंटिक्यूल निकालते हैं। इसमें एक्जाइमर की जगह फेम्टोसेकंड लेजर काम में लिया जाता है। फेम्टोसेकंड लेजर जो होता है उसका फ़ायदा ये है कि कॉर्निया की सतह के अंदर जाके बिना कॉर्निया की सतह को हम हटाए लेजर कर सकते हैं, चश्मा हटा सकते हैं। लेंटिकुलर टेक्नोलॉजी से जो चश्मा हटाने की टेक्निक है उसमें सेफ्टी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर मुकेश, लेसिक के अगर खतरे की बात करें तो वो क्या है? लेसिक के बाद क्या चश्मा दोबारा पहनना पड़ेगा? अगर हाँ तो इसकी कितनी संभावनाएं हैं? लेसिक या हम कहेंगे लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी, चश्मा हटाने का लेज़र के द्वारा जो टेक्निक्स हैं वो बाय एंड लार्ज ये बिल्कुल सेफ टेक्निक्स हैं। इसमें 2-3 तरह की अलग अलग विधियां हैं, जैसे सरफेस एब्लेशन है या लेसिक टेक्निक है या लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्निक्स हैं जिनको स्माइल या सिल्क कहते हैं। तो जैसा कि मैंने ये कहा, सूटेबल केसेस में बाय एंड लार्ज ये बहुत सेफ टेक्निक हैं। सभी टेक्निक्स जो हैं उसमें भी अगर हम लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्निक्स की बात करते हैं जो कि स्माइल या सिल्क हैं, वो एक्सट्रीमली सेफ है और किसी भी कोई छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन जो भी होती है उसकी भी इंसिडेंस 1% से कम है। जहाँ तक बात यह है कि लेज़र के बाद चश्मे का वापस आना, अगेन नंबर रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है।
लेस देन 5% केसेस में 0.5 या उससे कम चश्मा रहता है, जो कि नेग्लिजिबल है, जिसमें चश्मा नहीं लगाना पड़ता। और एक्सट्रीमली रेयर है कि लेज़र के बाद में आपको थोड़े नंबर का चश्मा लगाना पड़े। डॉक्टर संदीप, मेरा अगला सवाल आपसे है कि कैटरेक्ट क्या है, इसके लक्षण क्या है, किस वजह से ये होता है और इसके अलग अलग प्रकार क्या हैं? क्या इसका इलाज सिर्फ दवाइयों से हो सकता है? हमें देखने के लिए आंख के अंदर एक लेंस बनाया है। हम जो भी रेज आती हैं, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, उससे जो रेज निकलती हैं वो उस लेंस से होती हुई आंख के पर्दे पर फोकस होती हैं। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन किसी भी कारण से यदि इसकी ट्रांसपेरेंसी में कमी आ जाती है, ये ओपेक हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, तो उसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। उसके कारण से जो रेज हम बाहर से जा रही हैं वो फोकस नहीं हो पाती हैं और व्यक्ति को धुंधली धुंधली चीज़ें नज़र आती हैं। मोतियाबिंद कई तरीके का होता है। सबसे कॉमन होता है उम्र के कारण से होने वाला एज रिलेटेड कैटरेक्ट होता है। जैसे उम्र के साथ साथ और बॉडी में चेंजेस होते हैं, जैसे बाल सफ़ेद होना, स्किन में झुर्रियाँ आना, वैसे ये भी इस तरीके का एक चेंजेस होते हैं जिसमें कि मोतियाबिंद आँख के अंदर का लेंस धीरे धीरे अपारदर्शक हो जाता है। नॉर्मली 50-60 साल की उम्र के बाद ये कभी भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, आजकल जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, अर्ली एज में भी इस तरह के मोतियाबिंद हम देखने को मिल रहे हैं। सेकंड जो मोस्ट कॉमन कॉज हमारे यहाँ होता है वो डायबिटीज़ के कारण से भी है। डायबिटीज़ इंडिया हमारे वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल है। डायबिटीज़ के बहुत सारे केसेस आते हैं और डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें मोतियाबिंद जल्दी होने की संभावना होती है। इसके अलावा चोट लगने के कारण से भी होता है, ये पैदाइशी भी होता है, और भी कई सारे कारण होते हैं। यदि हमने लंबे टाइम तक कोई स्टेरॉयड दवाई का सेवन किया है, चाहे हमने खाई हो या आंख के अंदर डाली हो, उसके कारण से भी मोतियाबिंद हो सकता है। अभी दिवाली गई है, फायर क्रैकर इंजरी के कारण से बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं जिनमें कि मोतियाबिंद डेवलप हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं। आजकल आउटडोर जो भी लोग ज़्यादा घूमते हैं, यूवी रेस का जिनका एक्सपोजर होता है, उनमें भी मोतियाबिंद जल्दी बनने के चांसेस होते हैं। डॉक्टर अंकुर, थोड़ा सा आई डोनेशन के बारे में आपसे बात करूंगी कि आई डोनेशन के लिए किन बातों पर विचार करना चाहिए, कौन लोग हैं जो आई डोनेट कर सकते हैं, कौन आई डोनेट नहीं कर सकते हैं, आईज डोनेट करने के लिए किस तरीके के नेत्रहीन मरीजों को फायदा होता है, और ट्रांसप्लांट में आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है? जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन यानी कि आंख का जो दान होता है, वो कॉर्निया की टिश्यू हम रिप्लेस करते हैं। जैसे इसका ये मतलब है कि जो आँख के आगे का जो भाग है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसको कॉर्निया कहा जाता है या नॉर्मल भाषा में हीरा भी बोल देते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट पार्ट को हम जो दान करने वाला व्यक्ति है मरने के बाद वो हम उसको रिट्रीव करते हैं, यानी कि अपनी पूरी प्रिकॉशंस लेते हुए उस टिश्यू को लेते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं और फिर हम उसको ट्रांसप्लांट के लिए आगे पेशेंट के पास, जिस पेशेंट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उनको दिया जाता है। ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है क्रॉस मैचिंग और ब्लड ग्रुपिंग इन सब चीज़ों पे, क्योंकि ये एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। बस हमें कुछ वायरल डिजीज़ के टेस्ट करने होते हैं, जैसे कोई HIV टेस्टिंग, HBsAg यानी हेपेटाइटिस बी की टेस्टिंग, और कुछ और हेपेटाइटिस C की टेस्टिंग। ये टेस्ट करके अगर फिटनेस आती है तो हम ये कॉर्निया दूसरे के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पूरी आंख का ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है अभी, पर कॉर्निया के कुछ हम एडवांसमेंट जो हुआ है उसमें पूरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, या ज़रूरत के हिसाब से आगे के भाग को बदला जाता है, जिसको DALK बोलते हैं, डीप एंटीरियर लेमुलर केरेटोप्लास्टी। और पीछे के भाग में अगर प्रॉब्लम है, कॉर्निया के पोस्टीरियर पार्ट में प्रॉब्लम है, जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं, अगर वो ख़राब हो गया तो सिर्फ एंडोथेलियल ट्रांसप्लांट भी करा जा सकता है। और कुछ कॉर्निया के जो साइड का भाग होता है, जो लिम्बल स्टेम सेल्स बोलते हैं, वो किसी की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें वो ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। तो एक आई से हम 3 लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये एडवांसमेंट आजकल रिसेंट एडवांसमेंट है जो कि आपको 3 लोगों को अंततः से दूर कर सकता है। जहाँ तक डोनेशन करने की बात है, कोई भी आदमी अपने जीवन में प्लेज ले सकता है। आजकल बहुत सारी सरकारी एजेंसीज भी हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तब भी आपसे साइन कराते हैं,
और बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी एक्टिवली इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का लोड काफ़ी है अभी भी इंडिया में और डोनेशन अभी भी कम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर मयंक, मैं आपसे पूछूंगी कि अगर कोई मरीज लेसिक सर्जरी के लिए योग्य नहीं है तो चश्मे का नंबर हटाने के लिए दूसरे कौन से सर्जरी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि जिनकी आंख का नंबर बहुत ज़्यादा है या जिनको केराटोकोनस या कॉर्निया जिनका वीक है, केराटोकोनस करके डिजीज़ है या और कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उनका लेसिक पॉसिबल नहीं है, तो उस केस के अंदर चश्मे का नंबर निकालने के लिए और डिफरेंट किस्म की सर्जरीज जो अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे जो पॉपुलर है वो है ICL, जिसे हम कहते हैं इंट्राकोलैमर लेंस। जैसे आपने देखा होगा कि लोग बाग जो चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं वो आंख के आगे एक लेंस लगाते हैं जिसे कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। ऐसे ही बहुत थिन इंट्राकोलैमर लेंसेज ICL लेंसेज आते हैं जिनको हम सर्जरी करके आंख के अंदर फिट कर देते हैं और उसके बाद में चश्मा दूर के लिए लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ICL सर्जरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेसिक नॉर्मली जिन लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा है, जैसे 10, 12, 15, 18, तो उस केस में लेसिक होना पॉसिबल नहीं होता है, तो वैसे केसेस में हम ICL कर सकते हैं। ICL के अलावा हम रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज सर्जरीज भी करते हैं जिनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तो उनमें आँख का नेचुरल लेंस हम हटा के एक आर्टिफिशियल मल्टीफोकल या ट्राईफोकल इम्प्लांट लगा सकते हैं, जिसके बाद पेशेंट को चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर वीरेंद्र, कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद कौन कौन से लेंसेज उपलब्ध हैं और सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा है? मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद हम जो लेंस लगाते हैं उसमें मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि मोतियाबिंद का मतलब यह है कि जो नेचुरल लेंस आँख में है उसका धुंधला होना। जब कभी भी नेचुरल लेंस धुंधला होता है तो उसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ एक है कि जो लेंस धुंधला हो गया है उसको हटाकर उसके जगह एक पारदर्शी लेंस लगाया जाता है। ये पारदर्शी लेंस जो होता है ये आर्टिफिशियल लेंस है। इस लेंस में कई तरह के फीचर्स होते हैं जिसके बेनिफिट पेशेंट को मिल सकते हैं। पेशेंट की ज़रूरत क्या है और पेशेंट को क्या क्या चीज़ से क्या मिलने वाला है उसके बारे में मैं ब्रीफ बताना चाहता हूँ। मेन तरह से 3 तरह के लेंस होते हैं। एक जिसमें मोनोफोकल लेंस है, दूसरा लेंस होता है जिसमें कि दूर पास के लेंस की डिफरेंट रिंग्स होती हैं, उन्हें हम मल्टीफोकल लेंस बोलते हैं। मल्टीफोकल में काफ़ी डिविजन्स हैं। और तीसरा लेंस होता है जिसे हम ईडॉप ग्रुप ऑफ लेंस बोलते हैं। ईडॉप मतलब जिसमें कि हम डेप्थ ऑफ फोकस को थोड़ा बड़ा करते हैं। तीनों ही तरह के लेंसेज में अगर किसी को सिलिंड्रिकल नंबर या एस्टिग्मेटिज्म है तो उसको करेक्ट करने के लिए टोरिक लेंसेज आते हैं। मोनोफोकल लेंस जब हम लगाते हैं तो मेनली हम उद्देश्य रखते हैं कि उसको दूर की नज़र चश्मे के बिना दिखे या कम से कम चश्मे से दूर की नज़र साफ हो। उन लोगों को पास का काम करने के लिए, पढ़ने के लिए या कोई और बारीक काम करने के लिए नज़दीक की नज़र में चश्मा लगाया जाता है। मल्टीफोकल लेंसेज के साथ हम दूर और पास की दोनों नज़र ठीक कर सकते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ लेंसेज आते हैं जिससे हम 2 फोकल पॉइंट होते हैं या 3 फोकल पॉइंट होते हैं या कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन होता है, ताकि उसको हम मैक्सिमम टाइम चश्मा फ्री कर सकते हैं। जो एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस या ईडॉफ लेंसेज आते हैं उसमें दूर की नज़र अच्छी हो जाती है। इंटरमीडिएट नज़र जैसे कि कंप्यूटर है, मोबाइल है, वो भी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पेशेंट्स में चश्मे के बिना काम हो जाता है। कुछ लोगों को प्रिंट मीडिया पढ़ने के लिए पढ़ने का लेंस लगाना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है। डॉक्टर मुकेश, कैटरेक्ट के ऑपरेशन के अलग अलग प्रकार कौन से हैं और सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा है? क्या कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद दोबारा होने का खतरा बढ़ता है? अगर हाँ तो खतरे के कारण और संभावनाएं क्या हैं? देखिए, कैटरेक्ट सर्जरी की कई टेक्निक्स हैं। एक जो सबसे पुरानी टेक्निक है जो कि कैंपों में की जाती थी, जिसको ICC बोलते थे, उसमें लेंस नहीं लगता था। आजकल वो बहुत ही कम हो गई है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसके अलावा जो टेक्निक है वो एक ECC करके टेक्निक होती है, जिसमें इंसिजन जो चीरा लगता है आँख में उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, वो अराउंड 8 मिलीमीटर के आसपास चीरा होता है। उसके बाद आती है MICS, मैनुअल इंसिजन स्मॉल कैटरेक्ट सर्जरी, या उसके बाद आती है SICS, और SICS के बाद आती है MICS, और उसके बाद में आता है फिर फेम्टोसेकंड लेज़र सर्जरी। तो जो SICS है उसमें चीरे का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, वो अराउंड 6 मिलीमीटर हो जाता है। और जो MICS है और फेम्टोसेकंड लेज़र सर्जरी है उसके दोनों ही के अंदर चीरे का साइज़ अराउंड 2.5 मिलीमीटर के आसपास रहता है। तो ये जो दोनों टेक्निक हैं ये एकदम लेटेस्ट हैं।
MICS में कैटरेक्ट को निकालने के लिए एक अल्ट्रासोनिक पावर है, उसका यूज़ लिया जाता है, जबकि फेम्टोसेकंड लेज़र सर्जरी के अंदर उसके लिए एक लेज़र का उपयोग लिया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, दोनों ही टेक्निक एकदम सेफ हैं, उसमें भी फेम्टोसेकंड जो है वो सेफ्टी मार्जिन में थोड़ा उससे आगे है। जहाँ तक बात है वापस से कैटरेक्ट होने की, तो वो नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये जरूर है, एक प्रॉब्लम होती है जिसको कि आफ्टर कैटरेक्ट कहते हैं, जिसमें लेंस के पीछे एक झिल्ली जिसके ऊपर लेंस लगाया जाता है, वो थोड़ी मोटी हो जाती है कुछ समय बाद, और उसका परसेंटेज भी अच्छे लेंस और अच्छी सर्जिकल टेक्निक में बहुत कम है। अगर वो झिल्ली मोटी होती है तो एक लेज़र द्वारा उसको 2 मिनट में साफ कर दिया जाता है, जो कि दोबारा ऑपरेशन नहीं होता, वो बैठे बैठे लेज़र होता है, और उसकी संभावना भी लेस देन 10% केसेस में है अच्छी कैटरेक्ट सर्जरी और अच्छे लेंसेज वाले केसेस के अंदर। डॉक्टर संदीप, फेम्टो लेजर कैटरेक्ट का इलाज कैसे होता है और क्या ये ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन है? फेम्टो लेजर को हम फ्लैक्स टेक्निक भी कहते हैं, और मेनली मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो हम फैको इमल्सिफिकेशन टेक्निक से करते हैं, बट फ्लैक्स इसकी एक एडवांस टेक्निक है जिसके अंदर हम लेजर किरणों से आँख में जो चीरा है, इंसिजन है, वो बना सकते हैं। आँख का जो एंटीरियर लेंस जो मोतियाबिंद है उसका एंटीरियर कैप्सूल है उसको रिमूव कर सकते हैं, और जो मोतियाबिंद बन गया उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी जो भी टेक्निक होती है लेज़र असिस्टेड और मशीनों से गाइडेड होती है, जिसमें मैनुअल इंटरफेरेंस कम से कम होता है, इसलिए ये बहुत सटीक होती है। और जितने भी हाई रिस्क केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा मोतियाबिंद जिनके पक गया है, या एक तरह का मोतियाबिंद होता है जिसको हम पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट कहते हैं, उसमें ये टेक्निक बहुत अच्छी है, जिसमें भी हमें बहुत प्रीमियम आयोल डालने होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सिलेंड्रिकल नंबर होता है, उसमें ये टेक्निक बहुत सटीक होती है। और ख़ासकर यदि नंबर बहुत ज़्यादा है, सिलेंड्रिकल नंबर ज़्यादा है, तो इसको हम सिलेंडर नंबर हटाने के लिए भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली फैकोएमल्सिफिकेशन से उन्नत टेक्निक है, बट हाँ, एक कॉस्ट इसका एक फैक्टर है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूजेस में नहीं है। मेनली फैकोएमल्सिफिकेशन टेक्निक जो कि रिपीटेबल है और उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, अधिकतर वही काम में आती है। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना वक्त देने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी दर्शकों का हमारे साथ इस शो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।